नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। अगले 45 मिनट तक न्यूज रूम लाइव में हम आपके साथ बने रहेंगे और न्यूज रूम लाइव में हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सियासत से जुड़ी हो, गांव से जुड़ी हो, शहर से जुड़ी हो, बारिश से जुड़ी हो, मौसम से जुड़ी हो या विदेशों से आ रहा जो टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत बड़ी खबरों की करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहने वाली है मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन और आज भी हंगामे रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखना होगा आज विपक्ष किस रवैये के साथ संसद के अंदर आता है और क्या आज कार्यवाही चलती है या फिर उसे स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे एनडीए सांसदों की बैठक के बारे में, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। बेहद ही खास है और इसमें तमाम जो सांसद हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि चर्चा होगी ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। इसके साथ साथ आपको बता दें आज धारा 370 के 6 साल पूर्ण हो चुके हैं। आज ही के दिन 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 को हटाया गया था और 6 साल पूरे हो गए। कुछ लोग इसे अच्छी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ब्लैक डे के रूप में भी इसे मना रहे हैं। तो बिल्कुल इसके बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि कुलगाम में एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर का आज 5वां दिन है। अक्खल में एनकाउंटर ये लगातार जारी है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस हवाले से भी क्या कुछ अभी तक का अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत ने सीधा पलटवार कर दिया है कि जहां हमें सही लगे हम फैसला लेंगे और भारत का फैसला दिल्ली से लिया जाएगा, न सिर्फ व्हाइट हाउस से लिया जाएगा। ये सीधा और करारा जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि आज मॉनसून सत्र का 12वां दिन है और इसी बीच तमाम चर्चाएं और हंगामे के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। आज भी सदन हंगामेदार रहेगा ये कहा जा रहा है। इस बीच एसआईआर मुद्दे पर आज भी विपक्ष अपना हंगामा कर सकता है और तमाम चर्चाएं इस मॉनसून सत्र में कैसी होंगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए 12वां दिन तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज भी तीसरा ही दिन होने वाला है, क्योंकि 2 ही दिन चर्चा हुई है रूपाली। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वे लोकसभा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये कब तक लाइव तस्वीरें रहेंगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे संसद सत्र का इतिहास रहा है पिछले 12 दिन में सिर्फ 2 दिन ये संसद चली है। हालांकि उसमें भी पहले सत्र में स्थगित कर दिया गया था, दूसरे सत्र में चर्चा जरूर हुई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है ऑफिशियल तौर पर 11 बजे, वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्षी सांसद आते हैं और हल्ला गुल्ला कर देते हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा होता है तो कभी एसआईआर का मुद्दा वहां पर खड़े होता है, लेकिन उस बीच फिर उसे स्थगित करना पड़ता है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक तौर पर देखा जाता है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को आज ही का दिन था जब जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370 पर बड़ा फैसला किया गया था। जब 2020 में राम मंदिर को लेकर फैसला लिया गया था, वो भी 5 अगस्त का दिन था। तो कुल मिलाकर इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, इस दिन को सुनहरे अक्षरों में बुनाने के लिए, सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि आज भी कोई बड़ा फैसला। हालांकि रूपाली अफवाहें बहुत चल रही हैं, रूमर्स चल रहे हैं और जो आंकलन है वो भी कह रहे हैं कि भाई आज कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो इसको देखते हुए आज क्या होगा, फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं लोकसभा से। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 221 221 श्री माधव नैनी रघुनंदन राव। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 221। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। ऑनरेबल स्पीकर सर, will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare may be pleased to state the details of the schemes providing subsidies and other benefits available to the farmer, the instances of suicides by the farmers of the country and the steps taken to address the issue. The details of the direct benefit scheme made to the farmers include action taken by the government on observation of oblique recommendations of the committee contained in second report 18th Lok Sabha on demands for grants 2024-25 pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. Third, in
English report on action taken by the government on observation / recommendation of the committee contained in first fourth report 18th Lok Sabha on demands for grants 2025 to 26 pertaining to the Ministry of Power and Lost. 4. Ninth report on action taken by the government on observation / recommendation of the committee contained in its first report 18 Lok Sabha on demands for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. Thank you. Reports of the Committee on Public Accounts, Dr. Sudhanshu Trivedi. No. Mani Sri Shakti Singh Gohil. Sir. Sudhanshu ji, sorry. Please. Sir, I rise to lay the Hindi and English version of the report number 29th, 30th, 31st, 32nd of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's revised list of business. धन्यवाद Sudhanshu ji. Statements by Minister Sri Pratap Rao Jadhav. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और महामारी कोविड-19 का शमन के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 137वें और 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। श्री राजभूषण चौधरी। आदरणीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में। बस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, तो बिल्कुल आपने ये तस्वीरें देखी राज्यसभा से और लोकसभा से इस वक्त मॉनसून सत्र की, और आगे बढ़ेंगे जहां पर एनडीए के सांसदों की बैठक है। इस बीच आपको बता दें कि बैठक हो चुकी है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का प्रस्ताव पास हुआ था और तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करें तो आपको बता दें ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर भी यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया था, जो ये बैठक एनडीए संसदीय दल की हुई थी। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को पहले तो स्वागत किया गया, उसके बाद उनका सम्मान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पीएम मोदी का आज सम्मान किया गया है। आप खुद जो तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और इनके अलावा तमाम बड़े नेता और साथ ही साथ जितने भी इनके घटक दलों के सांसद हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे और जोरदार स्वागत पीएम मोदी का किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ऑपरेशन महादेव की कामयाबी, ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं वो भी पास किए गए हैं और बहुत अहम मीटिंग। इसमें सिर्फ बैठक ही नहीं हुई, पीएम मोदी का संबोधन ही नहीं हुआ, बल्कि पीएम मोदी ने यहाँ से अपने सांसदों को ऐसे मूल मंत्र दिए, ऐसी बातें कही जो प्रोत्साहित करती हैं और साथ साथ अपने विपक्ष पर निशाना साधा। खास तौर पर विपक्ष की तरफ से जो सवाल लगातार, खास जो ऑपरेशन हो जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये तमाम जितने भी सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं उसको लेकर
विपक्ष के सवाल जो है वो समय समय पर रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी और सीधे सीधे तंज भी पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे विपक्ष को जो है वो सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश के हित का मामला है। तो फिलहाल आज का दिन, जैसे शुरुआत में ही कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, आकर पूरा पंडाल है, वहां पर वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है पीएम मोदी के सम्मान में, क्योंकि एक सफल ऑपरेशन रूपाली हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन महादेव हो। बिल्कुल, ये मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की पहली बैठक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जहां पर संसद भवन परिसर में आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके की सामने आ रही हैं। सभी सहयोगी दलों के सांसद भी इसमें शामिल हुए हैं। चाहे एनडीए सांसदों के लिए बात की जाए तो इस बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य था, लेकिन सहयोगी दल भी इसमें मौजूद रहे और प्रस्ताव पास किया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उसकी कामयाबी बताई गई, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर चर्चाएं जो है इस बैठक में हुई, और इसके बाद साथ ही साथ ऑपरेशन महादेव की कामयाबी के बारे में भी बातचीत जो है इस बैठक के दौरान की गई। जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 6 साल पूरे हो चुके हैं और ये 6 साल धारा 370 के हटाए जाने को लेकर पूरे हुए हैं। 2019 में आपने देखा होगा 5 अगस्त के दिन ही केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से एक ऐतिहासिक धारा 370 और 35A को जो है वो हटाया, यानी उसे संशोधन किया, और उसके बाद कई सारे ऐसे नियम जो हैं वो लागू किए, यानी भारत के नियम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किए। इससे पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान, ये तमाम चीजें होती थी, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाया और ये तमाम नियम भारत से लागू होने लगे। और 370 के संशोधन के बाद बहुत सारी चीजें भी बदली हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी जम्मू कश्मीर के अंदर देखे गए। रूपाली रेलवे को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा सपना था अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह सपना संजोया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह सपना संजोया गया, लेकिन आज उस सपने को पूरा किया गया और जम्मू कश्मीर को रेलवे से जोड़ा, खास तौर पर कश्मीर को रेलवे से जोड़ा। इसके साथ साथ एम्स हो, जम्मू के अंदर एम्स हो, IIT हो, IIM हो, सड़कों का जाल बिछाना हो, दिल्ली कटरा अमृतसर का जो नेशनल हाईवे वो बनाना हो, या सड़कों का जो नेटवर्क है वो बिछाना हो। कई काम हैं जो पूरे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वादे हैं जो अभी भी पूरे करना बाकी हैं। रूपाल, बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर 370 के बाद जो बुनियादी ढांचा है जम्मू कश्मीर का वो जरूर बदला है, और इस बीच लोकतांत्रिक भागीदारी भी जम्मू कश्मीर के लोगों की इसके बाद बढ़ी है। यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 70% तक पहुंची है। यहाँ पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव आए। जिस तरीके से बुनियादी ढांचों की बात की जा रही है तो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लाए गए, एक के बाद एक, चाहे जिस तरीके से शीतल ने कहा रेल कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, पूरा ढांचा बदला और नए प्रोजेक्ट्स, नए मैपिंग के साथ जो है सरकार जम्मू कश्मीर में आई। और इस बीच धारा 370 को लेकर अगर बात की जाए, अभी भी लोगों के बीच और साथ ही साथ कई ऐसी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है उनमें सवाल बहुत सारे हैं 370 के हटने के बाद, जो वो मांगे लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर चाहे बात की जाए जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना हो, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। तो यहाँ पर 5 अगस्त 2019 की अगर बात की जाए तब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी और आज 6 साल इसको पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल, जो दखल हुआ करता था केंद्र सरकार और राज्य के बीच में, उस दखल को खत्म किया, और सबसे बड़ा उद्देश्य धारा 370 का हटाना था वो था कि यहाँ पर आतंकवाद को कम किया जाए, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जाए, अलगाववाद पर नियंत्रण किया जाए। ये चीजें हुई हैं, जमीन पर देखने को मिली है। धारा 370 के तहत अधिकार क्या है? जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और शासन था, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था। बिल्कुल, धारा 370 हटने के साथ साथ ये अधिकार भी यहाँ से हट गए, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ विषय जैसे रक्षा, डिफेंस, विदेश नीति और संचार ही राज्य पर लागू होते थे, उसके अलावा कुछ भी लागू नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरा नियंत्रण जो है वो दिल्ली से होता है। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने की अनुमति जम्मू कश्मीर में नहीं थी। हालांकि ये स्पेशल स्टेटस के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग हैं वो भी जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं थी धारा 35A के तहत, और अब यहाँ पर
धारा 370 हटने के बाद ये बदलाव आए हैं। जो अधिकार पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही थे, अब पूरे देश में हर किसी के लिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको बता दें धारा 370 के तहत क्या क्या अधिकार थे। राज्य को वित्तीय आपातकाल, धारा 360 जैसी शक्तियों से भी छूट मिली है। अगर कहीं इमरजेंसी होती थी वित्त को लेकर या पैसों को लेकर, तो उसको लेकर भी अब ये धारा 370 के तहत छूट मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बनी, और ये विवाद की जड़ क्यों बनी ये भी आपको बताते हैं। जहाँ सीमित निवेश और आर्थिक विकास एक मेन रीजन रहा है, बाहरी निवेशकों की कमी से विकास बाधित हुआ है। इसके साथ साथ देखिए, सामाजिक और राजनीतिक अलगाव, राज्य और बाकी देश के बीच दूरी बढ़ी थी। ये तमाम चीजें थी जो एक विवाद का जड़ बन गई थी। इसी के चलते विवाद भी होता था। राजनीतिक अस्थिरता, कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होता था। अलगाववादी गतिविधियां इस पे बढ़ी थी, जिसको लेकर अब डायरेक्ट जो है कांटेक्ट है राज्य सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार का। बिल्कुल, देखिए सेपरेटिज्म जब बढ़ा तो उससे काफी ज्यादा गैप दोनों के बीच आ गया था। समानता के सिद्धांत के खिलाफ देश के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए भेदभाव जैसा माना गया। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बाहर जाता था तो भेदभाव होता था, या वहां का आता था तो भेदभाव होता था। जम्मू कश्मीर का भारत के बाकी हिस्सों से अलगाव समाप्त करना, ये धारा 370 हटाने का एक मुख्य कारण भी रहा है। राजनीतिक स्थिरता और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना भी। तो ये कुछ कारण रहे हैं कि धारा 370 आखिरकार जम्मू कश्मीर से क्यों हटाई गई। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सशक्त कदम उठाना था, जिसके चलते इसे हटाया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें, आतंकवाद तो था ही था, उग्रवाद था, अलगाववाद था, पत्थरबाज था। जम्मू कश्मीर में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी 370 एक बहुत बड़ी रुकावट थी। 370 हटाया गया, निवेश कर सकते हैं, उससे आम लोगों के लिए या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने और नौकरियों में हिस्सा लेने का अधिकार देना था। अब बाहर के लोग यहाँ जमीन भी खरीद सकते हैं, नौकरी भी। इसके साथ ही संविधान की सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है। इस वजह से भी धारा 370 को हटाना जरूरी था। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको बता दें समान नागरिक अधिकार पूरे देश में लागू करना था, इसीलिए धारा 370 हटाना एक मुख्य कारण था। इसके साथ साथ आपको बता दें सीमित स्वायत्तता के कारण विकास की गति धीमी पड़ी थी, क्योंकि सीमित लिमिटेड वहां से जो स्वायत्तता थी वो होती थी जम्मू कश्मीर को, उससे विकास की जो रफ्तार थी वो कम थी। लेकिन अब इस रफ्तार को दोगुनी तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ स्थानीय राजनीतिक गतिरोध और अस्थिरता का समाधान करना था, जिसके चलते 370 को हटा दिया। बिल्कुल, इस स्पेशल स्टेटस के अंदर यह भी था कि आप राजनीतिक गतिरोध जमकर कर सकते हैं, लेकिन अब वो सीमित हो गया है। जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के समान अवसर प्रदान करना, जैसे बाकी राज्यों को दिया जाता है, बाकी हिस्सों को जो चीजें दी जाती हैं वो समान चीजें जम्मू कश्मीर को मिले, इसको लेकर भी ये बड़ा कदम उठाया गया। इसी के साथ साथ केंद्र राज्य के बीच मतभेद कम करना, ये कहीं ना कहीं एक मेन रीजन रहा है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच गैप था। इसके साथ साथ धारा 35A के तहत भेदभाव को खत्म करना, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसी के साथ साथ धारा 35A के तहत जिस तरीके से कहा गया कि भेदभाव को खत्म करना था, बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू करना था, ताकि यहाँ पर डिफेंस के हवाले से और ज्यादा इन्हांसमेंट हो और ज्यादा जो सशक्त है वो हमारी सुरक्षा बल और सेना। साथ ही साथ राज्य के पुनर्गठन से प्रशासनिक कुशलता भी बढ़ी है। राज्य का पुनर्गठन हुआ और इससे प्रशासनिक जो कुशलता है, जो एक डेवलपमेंट है, वो भी इसमें देखने को मिली है और बहुत जरूरी था। बिल्कुल, इसी के साथ लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक बहस का स्थायी समाधान देना चाहते थे और इसके चलते धारा 370 हटा दी। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक बहस का स्थायी समाधान देना, जो अभी रूपाली ने कहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका बिंदु है, मेन पॉइंट है, और ये भी एक बड़ा कारण था जिसके चलते 370 को हटाना जरूरी था। तो बिल्कुल कई मुख्य कारण रहे हैं धारा 370 को हटाने के। तो इस बीच आज 6 साल इसको लेकर पूरे हो चुके हैं।
तो फिलहाल आपको बता दें, ये जो लंबी समय से चली आ रही राजनीतिक बहस थी उसका स्थायी समाधान करना था, यानी परमानेंट इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन करना था, उसको भी 370 हटाकर किया गया है। बहुत सारी चीजें बदली हैं जो हमने आपको पिछले कुछ समय से बताई हैं। जो चीजें बदलाव, जिन चीजों में बदलाव हुआ है वो आगे तक भारत को या जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रयास करेंगी। यही वजह है कि ये हटाना बेहद ज्यादा जरूरी था। धारा 370 को हटाना बेहद ज्यादा जरूरी था ताकि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर की प्रगति हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से उसको बढ़ावा मिले ताकि उससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, बाकी जो विकास है वो बढ़े और जम्मू कश्मीर का जो आर्थिकी जो ढांचा है, जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी इसका योगदान हो। इन्हीं चीजों के मद्देनजर इसको यहाँ से हटाया गया और ये बहुत कारगर आने वाले समय में साबित हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 370 को लेकर अगर बात की जाए 6 साल पूरे हो चुके हैं और इन 6 सालों में बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली है। बेशक यहाँ पर बात की जाए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाने को लेकर हो, रेल कनेक्टिविटी को लेकर हो, वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर हो या फिर कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने तक की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बदलाव ज़रूर आया है, बुनियादी ढांचे पर काम ज़रूर किया गया है और इस सपने को साकार करते हुए सरकार अभी भी आगे काम कर रही है। और एक जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच गैप होता था, जो सबसे बड़ा कारण था, मुख्य कारण था लड़ाई का या फिर डिफरेंसेस का, जो इंटर डिफरेंसेस आते थे, वो कहीं ना कहीं अब दूर हुआ है। देखिए 1947 से 2019 तक क्या रहा वो अपडेट आपको बताएंगे। 1947 में विलय हुआ, 1950 में धारा 370 लगी और उसके बाद 1954 में आर्टिकल 35A को भी इम्पोज किया और 2019 में 370 को निरस्त कर दिया और खत्म कर दिया। ये कुछ घटनाक्रम जो तब से लेकर अब तक, यानी आजादी से लेकर 2019। यहाँ पर इसके बीच संसदीय प्रक्रिया क्या कुछ रही वो भी आपको बताते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति का आदेश, राज्यसभा का बिल है, लोकसभा बहुमत है और साथ ही साथ अनुच्छेद निष्प्रभावी और पुनर्गठन लागू करना है। तो ये संसदीय प्रक्रियाएं जो इसमें शामिल हुई थी। बिल्कुल, और इसमें साथ साथ बहुमत का आंकड़ा जो है वो आपको बताएंगे। कुल सीटें राज्यसभा में 245 हैं, तत्कालीन कार्यरत सदस्य 238 हैं और प्रस्ताव पास करने के लिए जरूरी बहुमत 50% होता है। उसके साथ एक को जोड़ देते हैं, यानी 119 वोट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये बहुमत का जो आंकड़ा है वो रहता है संसद से किसी बिल को पास कराने के लिए, राज्यसभा से खासतौर पर। तो बिल्कुल इसके बाद आपको बता दें बहुमत का आंकड़ा मिला, जहां पर 370 हटाने के समर्थन में 125 वोट मिले, विरोध में पड़े वोट जो थे वो 61 थे और अनुपस्थित और वॉकआउट जितने लोग कर गए थे वो थे 52। तो यहाँ पर बहुमत में आंकड़ा हुआ, उसके बाद ये पास किया गया और 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने भी वोट किया था राज्यसभा में। 370 के समर्थन में आए दल, या ये आपके सामने बीजेपी है जिनका ये मुख्य एजेंडा भी था, बीजेडी भी इसमें शामिल है, AIADMK भी इसमें शामिल है जो साउथ की एक मजबूत पार्टी है, YSRCP भी इसमें शामिल है जिन्होंने 370 के हटाने के पक्ष में अपना वोट राज्यसभा में किया था और इसमें कुछ निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं जिनको लेकर रणनीति तैयार की गई थी और गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत रणनीति के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया गया था। इसी के साथ साथ बाकी कौन सी ऐसे दल थे जो इसमें शामिल रहे, जो विरोध करते हुए नजर आए थे 370 का? कांग्रेस सबसे पहले थी, उसके बाद DMK, फिर TMC, CPI, CPM और RJD और बाकी भी ऐसे दल थे जो इसका विरोध कर रहे थे कि 370 नहीं हटना चाहिए जम्मू कश्मीर से। इसके साथ आपको बता दें इसके विरोध में कौन कौन से दल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, DMK या बाकी अन्य दल हैं। कौन दल हित में थे, कौन इसके ऑपोजिट में थे, कौन इसका विरोध कर रहे थे, इन तमाम दलों का जो नाम है वो हमने आपको बताया है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शिल्पा जी। देखिए 370 धारा टूटने के बाद में हमारे जम्मू कश्मीर का जो हालात सुधरे हैं, हम तो उसकी मतलब कि इतनी ज़्यादा खुश हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सपने में कि हमारे जम्मू कश्मीर में हालात इतने अच्छे सुधार हो गए। क्योंकि 370 टूटने के पहले जो हालात हमारे बने हुए थे, अपने ही देश में रह के हमें लगता था कि हम बाहर के देश में कहीं रहते हैं, ऐसी सोच हो चुकी थी लोगों की कि हुर्रियत ने इतना जहर भर दिया था हमारे नौजवानों को। मगर 370 के बाद में हम लोगों को और कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को भी ये लगा कि वाकई 370 की आड़ में हुर्रियत लीडरों ने अपनी राजनीति चमकाई है।
370 जो एक फैसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर सही समय में उन्होंने 2019 5 अगस्त को जो इन्होंने 370 धारा तोड़ने का जो फैसला लिया था, एक ऐतिहासिक फैसला लिया और बहुत ही अच्छा, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही इसका स्वागत किया, क्योंकि ये आए दिनों हमारे को बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर की सेफ्टी थी, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की सेफ्टी के लिए नहीं थी, ये अपनी कुर्सियों के लिए ये 370 की। और क्या 370 के पहले यूपी बिहार, आज लोग उंगली उठाते हैं यूपी बिहार के लोग आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। 370 के पहले भी हमारे भाई यूपी बिहार के काम करते थे, आज की डेट में भी करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति कुमार, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट। आज जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा टूटने के बाद, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था भी ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा हुआ। जो 370 की धारा जो टूट गई और जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति आई। उस क्रांति से आने से जम्मू कश्मीर के हालात ही बदल गए। सबसे बड़ी बात तो ये हुई, उग्रवाद में कमी आई, पत्थरबाजी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसका कश्मीर में और जम्मू में बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। उसका सबसे ज़्यादा असर जो है कश्मीर में पड़ता था, और कश्मीर में पत्थरबाजी होने की वजह से वहाँ पे बिल्कुल ही पर्यटन का बिजनेस जो है ठप हो चुका था। धारा 370 टूटने के बाद इतना बदलाव आया कि कश्मीर के लोग लबालब हो गए, यानी कि खुशहाली आ गई। वहाँ पे क्या दुकानदार, क्या होटल वाले, क्या टैक्सी वाले, क्या शिकारे वाले, सभी के चेहरे खिल उठे। और आज हालात वहाँ पे ऐसे हैं भी आपको हर तरफ खुशहाली ही नज़र आएगी। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस बात काफ़ी तरक्की हो रही है, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ में हम इस बात के लिए भी एलजी साहब से एक दरख्वास्त करेंगे भी जम्मू डिवीज़न की तरफ भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना ध्यान वो कश्मीर की तरफ रखते हैं। और इस बात के लिए मैं चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला जी से भी ये कहूँगा। राजेश गुप्ता, मैं एक्स प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस का हूँ। और जैसे ये आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या यहाँ पे चेंजेस आई हैं, मेरे ख्याल में 5 अगस्त 2019 हमारे लिए एक हिस्टोरिक दिन था, जिस दिन हमारी 370 और 35 ख़त्म की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उनका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जैसे जैसे वो चीज़ ख़त्म हुई तो हमारे यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर जो पहले बिल्कुल अलग थलग स्टेट थी, एट पार विद रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जुड़ गया। उसको जुड़ने का फ़ायदा हुआ कि जो दुनिया भर के फैसिलिटीज़ जो दिल्ली या बाकी जगह पे हमें मिलती थी वो हमें मिलनी शुरू हो गई। चाहे इसमें नौकरीज़ के लिए हम अपने जो यूथ की एम्प्लॉयमेंट थी उनके लिए बोल दें, जहाँ हमें जब कभी कहीं बाहर जाना होता था तो हमारे वैसे ही डॉक्यूमेंट से दिल्ली जाते थे, चेक करते थे कि जम्मू कश्मीर से आप लोग आए हो। पर ये है कि मैंने अब देखा कि बाहर भी जाते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई इतना कुछ रहा नहीं हुआ। दूसरा यह कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। 4 या 5 सालों में आप देखो कि नंबर ऑफ यहाँ पे रोड्स, बिल्डिंग्स और अच्छे अच्छे ब्रिजेस बने हैं, जो जैसे अटल सेतु बना है, एंड जो रेलवे जहाँ से श्रीनगर तक चलेगी, ये तो 40-50 सालों से लोगों का ख्वाब था, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने पूरा किया है। ये सब पॉसिबल हुआ 370 टूटने के बाद। हालांकि हमारे कुछ मिनिस्टर बड़े शोर डालते हैं कि ये हो गया, पर मैं समझता हूँ बेकार है। अब तो जो फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो शायद ही हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ रहेगी। हमारी जनरेशन्स के लिए, जो हमारे बच्चे आएंगे, जो आगे लोग आएंगे, उनको बहुत फ़ायदा देने वाली है। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर की कायाकल्प हुई है। धारा 370 हटने के 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और बाजार बंद देखने को मिलता था, लेकिन अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ उन समाज को हक नहीं मिलता था
उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन अब वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके हक मिले। धारा 370 हटने के बाद उन बच्चों को नौकरियां मिली, यानी वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के बच्चों को नौकरियां मिली। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हिस्सा लिया और अपना मनपसंद एमएलए भी चुना। जम्मू कश्मीर अब इस समय बदलाव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर इस समय खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नई नई डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कश्मीर घाटी के लिए कश्मीर घाटी के लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन का, और वहीं पर अब ट्रेन जाते हुए नजर आ रही है। नई नई डेवलपमेंट्स, नए बदलाव, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इस समय खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चले, आज धारा 370 को हटने के 6 साल पूरे हो गए हैं और अलग अलग जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने श्रीनगर से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में लोगों से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के आज 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज दारुल हुकूमत श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आज अपनी सियासी जो हेडक्वार्टर्स है, उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर प्रोग्राम्स इनकाद करने का ऐलान किया है। मैं इस वक्त श्रीनगर में पीडीपी ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ पे आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ के अहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात की गई है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे पीडीपी का एक प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है, जिस पर दफा 370 की मनसूखी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस की जानिब से भी आज श्रीनगर में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया है कि वो आज यानी 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे मनाएंगे। इस सिलसिले में आज एक खामोश एहतजाज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी क़यादत कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो श्रीनगर में आज मामूल की जो जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है, जबकि ट्रैफिक की नकलो हमल भी जारी व सारी है और कारोबारी इदारे और दुकान भी बिल्कुल खुले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगरचे आज के दिन के हवाले से कोई हिकमत अमलिया लाही अमल तरतीब नहीं दिया गया है, ताम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज के दिन के हवाले से गुज़िश्ता शाम में ट्वीट करते हुए कहा, ना कुछ अच्छा होने वाला है ना ही बुरा। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऑन गोइंग पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा ही होगा। श्रीनगर से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज। 5 अगस्त की तारीख और 5 अगस्त को लेकर बात करें तो 370 की मनसूखी, और उसी को लेकर बात करें तो आज 6th एनिवर्सरी है। वादी कश्मीर में इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है आपको दिखाना चाहेंगे। आज जी हाँ आर्टिकल एब्रोगेट हुआ है, मगर शहर श्रीनगर में आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जी हाँ नॉर्मल जिंदगी पटरी पर दिखाई दे रही है, यानी सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी है, दुकानें खुली हैं, ताजिर बरादरी के लोगों ने जी हाँ अपनी दुकानें खोली है और अपने कारोबारी सरगर्मियों के साथ मसरूफ है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि आज कोई हड़ताल की कॉल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जबकि स्कूल भी खुले हैं और स्कूलों के साथ साथ दफ्तरान भी खुले हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में मसरूफ है। मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जी हाँ कुछ कह सकते हैं प्रोग्राम्स भी खड़े किए गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस खास तौर पर आज इस दिन को लेकर ब्लैक डे के तौर पर मनाने जा रही है। मगर खबर ये भी आ रही थी कि कई जगह पर प्रोटेस्ट के प्रोग्राम्स भी है, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है, यानी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स है, लीडर्स है, उन्हें बंद रखा गया है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन घाटी में ना दिखाई दे। खास तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज इस दिन को जश्न के तौर पर भी मनाने जा रही है। फिलहाल कश्मीर घाटी में इस तरह के प्रोग्राम्स खुसूसन जबकि प्रोटेस्ट या ब्लैक डे को लेकर जो पार्टीज की तरफ से जो ऐलान किया गया है, ऐसी कोई भी सिचुएशन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट चप्पे चप्पे पर रखी गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान।
तो वही 6 साल पूर्ण होने पर हमारे सहयोगी ने बात की है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, तरुण चुग। उन्होंने क्या कुछ कहा आज पूरे 6 साल पूरे होने पर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी हैं। सर, 6 साल पूरे हो गए धारा 370 को, मांग भी काफ़ी लंबे से, 6 साल का अरसा आप कैसे देखते हैं? 6 साल बाद भी गुपकार गैंग को ये हजम नहीं हो रहा कि जम्मू कश्मीर अब आतंक नहीं विकास की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में दुर्गम पहाड़ियों पर रेलवे पहुंचाई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शांति, विकास, विश्वास ये खड़ा करके दिखाया है। आज इंटरनेशनल लेवल के G20 के कार्यक्रम श्रीनगर में होते हैं, चुनाव फेस्टिवल होता है। सरकार ने वहां पर एक विकास का, विश्वास का वातावरण पैदा किया। अब्दुल्ला जी, आपकी एनसी व कांग्रेस की संयुक्त सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखे तो मैनिफेस्टो का एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। पूरा रिपोर्ट कार्ड शून्य है, 0। आप एलजी का बहाना बनाते हैं, अपनी उदासीनता, नालायकी का ठीकरा एलजी के सिर फोड़ रहे हैं, जबकि एलजी के पास सिर्फ एक पुलिस है, बाकी सभी के सभी दर्जनों विभाग अब्दुल्ला सरकार के पास है, पूरा मंत्रिमंडल है, पर जनहित का कोई कार्य नहीं हुआ। अब्दुल्ला सरकार क्यों नहीं कर पाई, देश जानना चाहता है। जम्मू कश्मीर की जनता वादा खिलाफ सरकार से त्रस्त है, लेकिन अब्दुल्ला सरकार मौज मस्ती में व्यस्त है। नहीं सर, फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान से हम लोगों की बातचीत नहीं हुई तब तक आतंकवाद खत्म करना बहुत मुश्किल है। फारूक अब्दुल्ला साहब, भारत की सुरक्षा किसी दूसरे देश की कृपा पर नहीं टिकी। भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा करना जानता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है और करके दिखाई है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए दगाबाज पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है। भारत की तरफ से आतंक के समूल नाश पर दृढ़ इच्छा शक्ति और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की जरूरत है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाई है। भारतीय सेना की वीरता, मारक क्षमता ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त कर दिए और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को यह खटक रहा है। मार पाकिस्तान में पड़ी है, दर्द और कहराहट कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को हो रही है। राहुल गांधी हो या अब्दुल्ला साहब, भारत के बजाय पाकिस्तान की चिंता में व्यस्त हैं। अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी खानदान को तय करना होगा वो देश के साथ है कि दुश्मनों के सुर को सुर दे रहे हैं। तरुण चुग को जहां पर वो 5 अगस्त 2019 को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आप देखिए फिर से वही चीज, अभी कार्रवाई को शुरू हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और इस बीच कार्रवाई लोकसभा की स्थगित करनी पड़ी। जिस तरीके से आपने देखा तस्वीरें, शुरू होते ही हंगामा लोकसभा में शुरू हो गया था। हालांकि राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जो है वो जमकर देखने को मिल रहा है। विपक्ष जमकर जो है वो गरज रहा है सरकार पर और इसी के चलते कार्रवाई लोकसभा की स्थगित कर दी है। बिल्कुल रूपाली, एक बार फिर से जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी बात हम कर रहे थे, वही हुआ। आज फिर से लोकसभा को 2 बजे तक इस कार्यवाही को जो है वो स्थगित कर दिया है। राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष आते ही हंगामा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद मजबूरन इस कार्रवाई को रोकना पड़ता है और आज भी 2 बजे तक फिलहाल इसे स्थगित करने का काम किया गया है। हालांकि पीछे भी जब पहले सत्र में स्थगित होता था, उसके बाद जब 2 बजे कार्रवाई शुरू होती थी तो उसके बाद तुरंत फिर से स्थगित कर दिया जाता है। राज्यसभा से सीधी तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हैं। थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर, दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड एंड शॉक्ड एट द मैनर इन विच CISF personnel are made to run into the well of the House
when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the house when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा. Naturally, to inform every member, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए. तीसरी बात, आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए. Any person who is in the house to maintain discipline and decorum by the order of the chair is a marshal. He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया. उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है. माननीय सदस्यगण, कास्टिंग एस्पिरेशन ऑन चेयर विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड एज पर रूल्स. तिरुचि जी, हाँ, आप अपनी सीट पे गो बैक टू योर सीट्स. तिरुचि जी विल स्पीक, नो प्रॉब्लम. Sir, first of all, sir, I humbly request you, sir, to give a patient hearing. For more than half an hour, you have made some observations which have gone on record and to the people. This is the Council of States. Different political parties are here. We should also be heard, sir. When an issue has come up, at least a point of order must be accorded. Leader of opposition spoke. The leader of House also spoke. He said that he has got democratic right. We too have democratic right. Sir, so we must be also... That I have given to you. Sir, whatever observations you have made, we have got our reservation. That's entirely different. What the leader of opposition gave a letter was that the other day you call, the leader of the House very rightly said, they are considered to be marshals. They are not the dedicated security forces of the parliament who were here earlier. They have all been out. These are some other forces which are now named as marshals. That is different, sir. Sir, let me remind you. You said the rules of this house was laid down by the great... राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे. लोकसभा को फिलहाल 2 बजे तक स्थगित कर दिया है. आगे बढ़ेंगे. अब बात कुलगाम के एनकाउंटर की होगी. पिछले 5 दिन से कुलगाम का एनकाउंटर चल रहा है. 3 आतंकियों को मार गिरा है. कुछ और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, जिसको लेकर यह ऑपरेशन चल रहा है. और इस ऑपरेशन में वहां पर सेना के जवान, बाकी अन्य सुरक्षा बल तैनात है. जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है और चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर दिया है ताकि जल्द से जल्द छिपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए. लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ये जो आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने वहां पर आतंकवादी हो सकते हैं. ऐसे माना जा रहा है कि 3 या 4 या उससे ज्यादा भी आतंकवादी हो सकते हैं. हालांकि रुपाली 3 आतंकियों को मार गिराने का काम जो है वहां पर किया गया है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और उम्मीद है कि इस ऑपरेशन में बहुत जल्द हमारी सेना को बड़ी सफलता मिल जाए. तो बिल्कुल यहाँ पर आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है, जहाँ पर कुलगाम में एनकाउंटर जारी है. अक्खल का ये इलाका है. इस बीच आज 5वां दिन है जहाँ पर एनकाउंटर दाखिल हो चुका है. तमाम इलाके में घेराबंदी की गई है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो दोनों तरफा सुनाई दे रही है. इस बीच आतंकियों के अगर बात की जाए तो मारे जाने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन अभी भी एनकाउंटर जारी है. जब तक जितने भी आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं उन्हें मार नहीं गिराया जाएगा
और आज आप देखिए कि घने जंगलात के बीच ये 5वें दिन एनकाउंटर एंट्री कर चुका है। बिल्कुल, देखिए जो जंगल का इलाका है बहुत मुश्किल इलाका है, वहाँ पर घने पेड़ हैं, काफ़ी घना जंगल भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, उन पर चढ़ाई भी करनी है और इस जंगल में इस ऑपरेशन को अंजाम देना कोई आसान बात नहीं है। एक बड़ी चुनौती रहती है किसी भी सुरक्षा बल के लिए, लेकिन फिलहाल उसे अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मंडल के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे और अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए और अलीगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। वहां के मौजूद सांसदों से, विधायकों से और जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर विकास कार्यों की सीएम योगी सौगात भी देंगे, चर्चाएं भी करेंगे, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और ये बेहद खास दौरा अलीगढ़ का जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस बीच अलीगढ़ मंडल के सांसदों और मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में चर्चाएं होंगी, सौगातें दी जाएंगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आज यहाँ पर 958 करोड़ की परियोजनाओं का जो सौगात है वो देते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो आप ये सुंदर सी तस्वीरें और सुंदर से दृश्य आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गोद में एक छोटा सा बच्चा कृष्ण का रूप लेते हुए और उन्हें पहले तो हार पहनाया और उसे अब कुछ खिला भी रहे हैं। लेकिन खूबसूरत तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वहाँ पर कई लोग भी शामिल हैं। अलीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 958 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वहाँ पर अलीगढ़ वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई हैं। लेकिन एक अलग सी तस्वीर, अलग सा अंदाज जो होता है वो अक्सर देखा जाता है और उसी का एक क्षण इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहाँ पर जो कुछ प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं उन सबका दीदार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जो हैं उन्हें अपनी गोद में लेकर अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और ये देखिए बहुत सारी महिलाएं भी वहाँ पर शामिल हैं इस खास अवसर पर और साथ ही साथ बहुत सारी जो परियोजनाएं होती हैं सरकार जो जिन्हें अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है, उन्हीं नीतियों के तहत तो फिलहाल इन बच्चों के साथ एक बचपना उजागर करते हुए, बचपना जाहिर करते हुए उन्हें खिलौने के साथ जो है वो वहाँ पर खिलाने की कोशिश की जा रही है। और इस खूबसूरत अवसर पर ये खूबसूरत तस्वीरें भी आप हमारे ज़रिए देख पा रहे हैं। खेलते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद सौगात जो है 958 करोड़ की दी जाएगी। इस बीच तमाम लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात और बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये आप देख सकते हैं। और इस बीच आज विकास कार्यों की सौगात जो है वो दी जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अलीगढ़ में। और ये अलीगढ़ से आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। और इस बीच तमाम चीज़ों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर जो आज रहने वाला है ये कार्यक्रम, परियोजनाओं की सौगात होगी। अलीगढ़ में जितने भी तमाम मंत्रिमंडल है और सभी इसमें शामिल होंगे। न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।